नमस्ते एवरीवन। आज अपन बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा डेवलपमेंट बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी। पेपर थर्ड की स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, बेसिक ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो देखेंगे अपन एम्ब्रियोलॉजी को समझाने में विभिन्न वैज्ञानिकों का योगदान रहा और एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार जंतुओं का डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार जंतुओं का विकास होता है। तो इन सभी जंतुओं के बारे में, इनका डेवलपमेंट यानी कि परिवर्धन या इनकी भ्रूण अवस्था में होने वाला परिवर्धन को अपन एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये डेवलपमेंट अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपन एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हिस्ट्री को पढ़ेंगे, इतिहास को जानेंगे कि क्या इतिहास रहा एम्ब्रियोलॉजी का। इतिहास तो हिप्पोक्रेटस ने बताया कि जलवायु और अग्नि के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है, लेकिन कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने बताया कि भ्रूण का निर्माण आंशिक रूप से नर व आंशिक रूप से मादा द्वारा होता है। यह बात हिप्पोक्रेटस वैज्ञानिक ने बताई। दूसरा देखते अपन अरस्तु ने बताया कि भ्रूण का निर्माण माता के रक्त से होता है और अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी व फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। अगला वैज्ञानिक देखते हैं अपन मेल पिगी ने चूजे में परिवर्तन का अध्ययन किया। इसके बाद अगला वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले मनुष्य के शुक्राणु को देखा। इसके बाद अगला वैज्ञानिक पेंडर ने भ्रूण में पाए जाने वाले जनन स्तरों के बारे में बताया। तो इन सभी वैज्ञानिकों ने एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया काफ़ी चीज़ों का। तो इन वैज्ञानिकों को एम्ब्रियोलॉजी को परिभाषित करने में इनका विशेष योगदान रहा। इसके बाद देखते अपन एम्ब्रियोलॉजी के सिद्धांत, भ्रूणिकी के सिद्धांत। तो इसमें फर्स्ट सिद्धांत देखेंगे अपन पूर्व रचित भ्रूण सिद्धांत, प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी तो इस सिद्धांत के अंतर्गत स्वयं बर्डेम वैज्ञानिक ने बताया कि जनन कोशिकाओं में वयस्क का लघु रूप उपस्थित होता है
अन्य वैज्ञानिकों का मानना था कि यह लघु रूप अंडाणुओं में होता है और शुक्राणु द्वारा इसे वृद्धि के लिए उत्तेजित किया जाता है। ल्यूवेनहॉक और उसके साथियों ने बताया कि लघु रूप शुक्राणु के शीर्ष में पाया जाता है, यानी कि इनका मानना था स्वयंबरडैम वैज्ञानिक का कि लघु रूप अंडाणु में और शुक्राणु द्वारा मात्र इनकी वृद्धि को प्रेरित किया जाता है, यानी कि अमान्यता बोल दिया इनके मन में आए जो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बाद अगला जो सिद्धांत है उसे बोलते अपन अणुजनन सिद्धांत। एपिजेनेसिस। उल्फ नामक वैज्ञानिक ने बताया कि भ्रूण का निर्माण अंडों में नए अंगों के उत्पादन से होता है। इन्होंने पूर्व रचित भ्रूण सिद्धांत का विरोध किया। किसने किया? उल्फ नामक वैज्ञानिक ने। इसके बाद देखते हैं अपन अगला सिद्धांत जनन स्तर संकल्पना, यानी कि जर्म लेयर थ्योरी। इस पेलेंजोनी ने मेंढक के जाइगोट के विदलन को देखा और पेंडर ने मुर्गी के भ्रूण में 3 प्राथमिक जनन स्तरों के बारे में बताया। इन वैज्ञानिकों के अनुसार जनन स्तरों से भ्रूण के अंगों का निर्माण होता है। तो ये कुछ हद तक सही था, क्योंकि जो निर्माण होता है मनुष्य में जनन अंगों का, वह जनन स्तर से ही होता है। मनुष्य में भी भ्रूण अवस्था के दौरान 3 परतें बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और तीनों परतों से कार्य को डिसाइड कर लिया जाता है कि किस परत को कौन से अंग का निर्माण करना है। इसके बाद जो अगला सिद्धांत है या अगला नियम, बेयर का नियम। विभिन्न प्राणियों के परिवर्तन का अध्ययन करने पर बेयर ने निम्न निष्कर्ष निकाले। भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान भ्रूण जैव विकास को दर्शाता है। भ्रूण में सामान्य लक्षण पहले प्रकट होते हैं और विशिष्ट लक्षण बाद में प्रकट होते हैं, यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया या जैसे जैसे समय निकलता गया तो प्राणियों में जैव विकास हुआ, यानी कि इवोल्यूशन, यानी कि जीन्स में परिवर्तन आया। ये किसके दौरान हुआ? उत्परिवर्तन, यानी कि जैव विकास में सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो उत्परिवर्तन। इन्हीं के द्वारा क्या होगा? प्राणियों में, इनकी संरचनाओं में, इनके कार्यों में, इनमें सब में अंतर पाया जाना। और जो सामान्य लक्षण होंगे वो पहले प्रकट होंगे और विशिष्ट लक्षण बाद में ही प्रकट होते हैं। इसके बाद इन्होंने बोल दिया, बेयर के अनुसार था इस, बेयर ने बोला, इनके मन में आया तो इन्होंने बोल दिया। इसके बाद अगला वैज्ञानिक जो आया, अगली जो थ्योरी थी यानी कि नियम था, लो जाति आवर्तन नियम। जाति आवर्तन नियम। जाति आवर्तन नियम इस सिद्धांत में यह बताया
गया कि प्राचीन लक्षण पहले प्रकट होते हैं और नवीन लक्षण बाद में प्रकट होते हैं। जाति आवर्तन नियम के अंतर्गत बताया गया ये बात है। अगला जो सिद्धांत होगा जर्म प्लाज्म सिद्धांत, यानी कि जनन द्रव्य सिद्धांत। विजमेन जर्म प्लाज्म सिद्धांत को विजमेन ने बताया कि प्राणियों का शरीर 2 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इससे वैज्ञानिक सहमत नहीं हुए और अन्य वैज्ञानिकों ने बताया कि प्राणियों के शरीर में 2 प्रकार की सेल्स जनन कोशिका और काय कोशिका होती हैं। जनन कोशिका और काय कोशिका ही पाई जाती है मनुष्य के अंदर, यानी कि मानव में या जंतुओं में। तो जनन कोशिका का कार्य होता है जनन, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करना। और काय कोशिकाओं का कार्य होगा शरीर के परिवर्तन, यानी कि शरीर के विकास में सहायता करना। और जो जनन कोशिका होगी वो जननांगों में ही पाई जाती है। अगला जो सिद्धांत था मोजेक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार निषेचन से पहले अंडाणु का पदार्थ समांगी व अविभेदित होता है। निषेचन से इस पदार्थ की पुनर्व्यवस्था होती है जिसे ब्लास्टुला बनता है और ये मोजेक के समान होता है। इसके बाद जो अगला सिद्धांत था प्रवणता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सक्रिय व अक्रिय ध्रुव के बीच एक विभव पाया जाता है जो विभिन्न संरचनाओं के निर्माण को प्रेरित करता है। अगला सिद्धांत संगठन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भ्रूण के ऊतक अपने निकटवर्ती ऊतकों को अंगों के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। अगला सिद्धांत संकोचन सिद्धांत। स्वयंबरडेम ने बताया कि भ्रूण में अगली संतति का भ्रूण भी पाया जाता है और अगली संतति में उसकी भी अगली संतति का भ्रूण पाया जाता है कि एक संतति में दूसरी संतति, फिर उसमें अगली संतति, यानी कि इस प्रकार उनमें भ्रूण पाया जाता है। ये था संकोचन सिद्धांत, जो इसको भी स्वयंबरडेम ने बताया था। अब देखेंगे अपन भ्रूण विज्ञान की शाखाएं, यानी कि ब्रांचेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। भ्रूण विज्ञान की शाखाएं। फर्स्ट देखेंगे इसमें शाखा डेवलपमेंटल बायोलॉजी, विकासात्मक विज्ञान। जब भ्रूण विकास के साथ साथ उसके कायांतरण, वृद्धि व पुनरुद्भवन का भी अध्ययन किया जाता है तो इसे विकासात्मक विज्ञान कहते हैं। अगली शाखा वर्णनात्मक भ्रूणिकी। जब परिवर्तन के दौरान विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है तो इसे वर्णनात्मक भ्रूणिकी कहते हैं।
इसके बाद अगली जो ब्रांच होगी तुलनात्मक भ्रूणिकी। जब एक ही वंश के कुछ जंतुओं के भ्रूण का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो इसे तुलनात्मक भ्रूणिकी कहते हैं। अगली जो ब्रांच होगी प्रयोगात्मक भ्रूणिकी। भ्रूणिकी में जब प्रयोगों को किया जाता है तो इसे प्रयोगात्मक भ्रूणिकी कहते हैं। अगली ब्रांच विश्लेषणात्मक भ्रूणिकी। भ्रूण विज्ञान के सिद्धांतों का विश्लेषण जिस शाखा में किया जाता है उसे विश्लेषणात्मक भ्रूणिकी कहते हैं। अगली रासायनिक भ्रूणिकी। जब भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो इसे रासायनिक भ्रूणिकी कहते हैं। विरूपता टेराटोलॉजी। अनेक बार वातावरणीय कारकों से भ्रूण में विरूपता आ जाती है और असामान्य भ्रूण उत्पन्न होते हैं। इन विरूपताओं के कारणों का अध्ययन ही टेराटोलॉजी कहलाता है। अगली जो ब्रांच होगी जनन भ्रूणिकी। यानी कि टेराटोलॉजी का मतलब होगा कि भ्रूण में पाई जाने वाली असामान्यताओं का अध्ययन करना। जनन भ्रूणिकी भ्रूण विज्ञान की जिस शाखा में प्रजनन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे जनन भ्रूणिकी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक भ्रूण विज्ञान का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। फर्स्ट देखेंगे अपन प्रजनन में। भ्रूण विज्ञान के अध्ययन से ही सिद्ध हुआ है कि शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से जायगोट का निर्माण होता है और नया जीव बनता है। अगला देखेंगे अपन जन्मजात दोषों को दूर करने में असामान्य बच्चों में जन्मजात दोषों को भ्रूण विज्ञान के अध्ययन से दूर किया जा सकता है। इसके बाद देखिए अपन अगला कैंसर में भ्रूण विज्ञान के अध्ययन से जन्म से ही बनने वाली गांठों का अध्ययन किया जा सकता है। क्लोनिंग में अगला देखेंगे अपन भ्रूण विज्ञान के अध्ययन से क्लोन तैयार किए जा सकते हैं। अगला हुआ जीर्णता में भ्रूण विज्ञान के अध्ययन से जीर्णता के कारणों का भी पता लगाया जा सकता है।
तो ये कंप्लीट हो अपना भ्रूण विज्ञान का इम्पोर्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अलैंगिक जनन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों के निर्माण के बिना ही जीव उत्पन्न हो जाते हैं अलैंगिक जनन कहलाते हैं। यह निम्न प्रकार से होते हैं। फर्स्ट देखेंगे अपन द्विविभाजन। अलैंगिक जनन की इस प्रक्रिया में जंतु अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ रूप से दो भागों में विभाजित हो जाता है। अनुदैर्ध्य विभाजन से शरीर लंबवत रूप से विभाजित होगा और इसका एग्जाम्पल होगा ट्रिपेनोसोमा। इसमें विभाजन होगा अनुदैर्ध्य। वर्टिकल। अनुप्रस्थ द्विविभाजन में जंतु का शरीर अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होता है और इसका एग्जाम्पल होगा अमीबा व पैरामीशियम। इनमें अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होगा। इसके बाद अगला प्रकार देखेंगे अपन बहु विखंडन। इस विधि में एक जंतु से अनेक जंतुओं का निर्माण होता है। यह भी दो प्रकार से होता है। फर्स्ट देखते हैं इसमें प्लाज्मोटोमी। इस विधि में केंद्रक विभाजित होकर अनेक केंद्रक बनाता है और प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है। इसका एग्जाम्पल होगा ओपेलाइना। अगला देखेंगे अपन बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में केंद्रक झिल्ली टूट जाती है और इसके अंदर का द्रव बिखर जाता है और पृथक पृथक झिल्लियां बन जाती हैं। इसका एग्जाम्पल होगा अमीबा। इसके बाद अपन अगला प्रकार मुकुलन। इस प्रक्रिया में जंतु के शरीर पर एक संरचना बन जाती है जिसे मुकुल या बड कहते हैं। ये जंतु से अलग होकर नए जंतु का निर्माण कर लेती हैं और इसका एग्जाम्पल होगा हाइड्रा इफेलोटा। अगला देखेंगे अपन जेम्युलेशन। इस प्रक्रिया में जंतु के शरीर में छोटी छोटी गोल संरचनाएं जेम्यूल बनती हैं। इसे जेम्युलेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा स्पंज। अगला प्रकार पुनरुद्भवन। इस प्रकार के जनन में जंतु के शरीर का कोई भी भाग टूटकर अलग हो जाता है और नए जंतु का निर्माण कर लेता है। इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा हाइड्रा प्लेनेरिया। इसके बाद देखते हैं अपन अलैंगिक जनन का महत्व अलैंगिक जनन से जंतु का अस्तित्व बना रहता है। जंतुओं की संख्या में वृद्धि होती रहती है। आनुवंशिक विभिन्नताएं नहीं आती।
तो इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी स्टडी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।